आज बैसाख कृष्ण नवमी है। आज ऋषि का वाचक नवी गार्गी का जन्म दिन है, जयंती है। तो गार्गी जो उनका जो नाम पड़ा वो गर्ग से आया, ऋषि गर्ग से, क्योंकि उसी के लाइनेज में थी। और उनके पिता का नाम था वाचक नवी, तो वाचक नवु, तो वाचक नवी उनका नाम पड़ा। तो ऋषि वाचक नवी गार्गी के नाम से हम उनको जानते हैं। उनको हम नेचुरल फिलोसफर के ढंग से जानते हैं, क्योंकि वो पहली नेचुरल फिलोसफर थी प्राकृतिक दर्शन की। उन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रह्मवादिनी का क्या अर्थ हुआ कि वो वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन सब में पारंगत थी। उनकी ये बातें जो हैं वो आपको गुरु सूत्र ऋग्वेद में मिलेगा। तो अगर ऋग्वेद में किसी को मेंशन किया गया तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हाइट रही होगी, है ना। और बृहद अरण्यक उपनिषद में तो विस्तार में एक बात है जहाँ पे वो यज्ञवाल्क्य से शास्त्रार्थ कर रही हैं। तो वो इतनी पढ़ी लिखी थी और कहते हैं कि वो संबोधि को उपलब्ध स्त्री थी। ऐसा भी माना जाता है कि वो राजा जनक के नवरत्नों में से एक थी। अब एक सवाल उठता है कि वैदिक काल में अगर महिला जो है वो पढ़ी लिखी थी, वेदों को जानती थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि महिलाओं की हालत बहुत अच्छी थी। अब आप उनके साथ जो और भी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनको भी आप देख लो, वो भी सारी पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार लोग रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी ऋचाओं में कंट्रीब्यूशन दिया है। उनका जो नाम है उपनिषदों में है, वेदों में है। तो जैसे घोषा है, लोपामुद्रा है, अपाला है, शारमा है, रोमाशा है, मैत्री है, शुलभा है और कई अन्य हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की हालत बुरी नहीं थी। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि स्त्रियों की हालत खराब थी, स्त्रियों की हालत खराब थी। तो क्या हुआ होगा ऐसा? मैं समझता हूं, देखिए, अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कारण होगा। कार्यकारिणी का सिद्धांत तो है ही ना। तो अगर हम लोपामुद्रा और घोषा की को जानते हैं, हम अगर गार्गी को जानते हैं, तो फिर उसके बाद क्या ऐसा बुरा हो गया? मैं समझता हूं कि ये जरूर आक्रमण के कारण हुआ है। ये जो विदेशियों का जो आक्रमण हुआ, तो आक्रमण होने से क्या होता है? महिलाएं जो होती हैं वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं, है ना। तो लोगों को, महिलाओं को बचा कर रखना पड़ता है। तो यहाँ से बात शुरू हुई होगी, हाँ। और उसके बाद उनको चूंकि घर में रहना उनकी मजबूरी हो गई, तो वो धीरे धीरे उनका गुरुकुल जाना छूटा, कामकाज में उनका योगदान छूटा और वो एक घर में स्त्री बन के रह गई सिर्फ। मैं समझता हूँ कि ये जो बीच का जो समय है, माने वैदिक काल और आज के बीच का जो समय है, ये समय में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी है। पर ये हमेशा से नहीं रही है, क्योंकि इनके जीवन दर्शन से ऐसा नहीं लगता है हमें कि स्त्रियों की हालत बहुत बुरी रही होगी। तो हमें जो समझना है आज कि अगर गार्गी जैसी स्त्री इतनी बड़ी विदुषी हो सकती है, तो हमें वो दिन वापस लाने हैं। हमें स्त्रियों को उतना ही स्थान देना है जितना पुरुषों को हम देते हैं। तभी ये जो समाज है ये पूरा पूरा उत्थान होगा इसका, क्योंकि समाज में 50% तो स्त्रियां ही हैं। तो अगर 50% स्त्रियां, अगर उनका उत्थान नहीं होगा तो वो समाज स्वस्थ कैसे होगा, उन्नत कैसे होगा? तो अगर पूरे समाज को अगर हमें उठाना है तो हमें स्त्रियों को भी उठाना होगा। तो स्त्रियां तो अब तो उठ रही हैं, अब तो स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। और गार्गी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं कि स्त्रियों के अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो पुरुष के अंदर हैं। अब ये जो गार्गी हैं वो बहुत बड़ी विदुषी थी
वो इस बात से पता चलता है कि वो यज्ञवाल्क्य जैसे ऋषि से शास्त्रार्थ कर सकती थी। अब वो शास्त्रार्थ क्या था वो थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताता हूं। आप एक बात तो समझ लीजिए कि वैदिक काल में जब हम झांकते हैं तो हमें स्त्रियों को वही दर्जा दिया जाता है, ऐसा देखा गया है जो पुरुषों को। स्त्रियां कहीं भी कम नहीं थी। तो आज हमारे लिए यही संदेश है कि स्त्रियां जो हैं न कम थी न कम हैं और न कम रहनी चाहिए। अगर हम अच्छे और स्वस्थ समाज को देखना चाहते हैं तो स्त्रियों को अपने समकक्ष ही रखना चाहिए।